प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास का पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इतिहास के साधन। हमने प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इतिहास के साधन कौन कौन से हैं। इतिहास का पहला साधन है भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन, तीसरा है मौखिक साधन। इन साधनों की सहायता से हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित दृश्य श्रव्य तथा दृश्य श्रव्य साधनों का भी इसमें समावेश होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले भौतिक साधन। इतिहास के भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुओं, वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों आदि साधनों का समावेश किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे भवन और वास्तु। आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊ, फौहारों जैसी वास्तुओं का निर्माण किया गया है। इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के रजवाड़ों, किलों जैसी इमारतों का समावेश किया जाता है। कुछ वास्तुएं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भी घोषित की गई हैं, तो कुछ भवनों में संग्रहालय भी स्थापित किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं वस्तु संग्रहालय और इतिहास। इतिहास के अध्ययन हेतु वस्तु संग्रहालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विविध वस्तुएं संरक्षित रखी जाती हैं। पुणे के आगा खां पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हम महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं, दस्तावेजों को देख सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, यह जो है आगा खां पैलेस है जो पुणे में स्थित है। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा गया है। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला है, बापू कुटी जिसमें महात्मा गांधी जी का घर है, गुजरात का। तो ये हमारे देश के विविध ऐतिहासिक स्थलों के यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं। अब हम देखेंगे प्रतिमाएं और स्मारक। आपने देखा है जगह जगह हमारे देश के बड़े नेताओं के और क्रांतिकारियों के पुतले बनाए जाते हैं, लगे होते हैं। उन्हें हम कहते हैं प्रतिमाएं या फिर स्मारक भी कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात समय में अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया। प्रतिमा अर्थात मूर्ति। महात्मा ज्योतिराव, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्माण किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं का कालखंड, उन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं। और प्रतिमा के नीचे पार्टी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म मृत्यु का उल्लेख, उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख, जीवन पट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे लिखित साधन। अब तक हमने भौतिक साधन देखा था। अब हम देखने वाले हैं इतिहास का दूसरा साधन का प्रकार, जो है लिखित साधन। लिखित साधन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं? पत्राचार, पत्रिकाएं, विदेशी व्यक्तियों का लेखन जिसमें फैक्ट्री और रिकॉर्ड्स होते हैं, समाचार पत्र, चरित्र, पुस्तकें। ये जो यहाँ पे प्रकार दिए हैं, इनका अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि उस समय इतिहास, जिस समय का इतिहास लिखा गया है, उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी भारत में। अब हम पहला लिखित साधन देखेंगे, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में। समाचार पत्र द्वारा हमें समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। हमें
तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी भी मिलती है। स्वतंत्रता पूर्व समय में ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत, बाजार जैसे समाचार जन जागरण के महत्वपूर्ण साधन थे। ये जो आपको नाम दिए गए हैं यहाँ पर, ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, ये सभी स्वतंत्रता आज़ादी मिलने के पहले के जो समाचार पत्र थे उनके यहाँ पर नाम आपको दिए गए हैं। अब हम देखते हैं लिखित साधन का दूसरा प्रकार है मानचित्र और प्रारूप। आप लोगों ने भारत देश का मानचित्र देखा है, तो मानचित्र का क्या प्रयोग किया जाता है? मानचित्र को भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मानचित्र के आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे इतिहास का के अध्ययन के साधन में। तीसरा साधन है मौखिक साधन, जिसमें क्या क्या दिया है आपको? लोकगीत, पोवाड़े, पोवाड़े का मतलब शौर्यगान, लोक कथाएं, प्रसंग वर्णन, साक्षात्कार, साक्षात्कार किसी व्यक्ति से का इंटरव्यू लेना, उससे बात करना, नाटक, जलसे, कला समूह, ओवियां यानी चक्की के गीत जो गांव में गाए जाते हैं, स्फूर्ति गीत, ये सभी मौखिक साधन हैं। इसके द्वारा हमें हमारे इतिहास में घटित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। हम पहला देखेंगे मौखिक साधन का प्रकार है स्फूर्ति गीत। आप लोगों ने वंदे मातरम, जनगण मन, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस तरह के बहुत सारे देशभक्ति गीत सुने होंगे, स्फूर्ति गीत सुने होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्ति गीत रचे गए, उनमें से कई स्फूर्ति गीत लिखित स्वरूप में भी उपलब्ध हैं। इन स्फूर्ति गीतों द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्व समय की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे किसके बारे में? पोवाड़े के बारे में। पोवाड़े के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 का स्वतंत्रता युद्ध विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्य का प्रदर्शन पर आधारित पोवाड़े रचे गए हैं। इन पोवाड़ों का उपयोग लोगों में चेतना और प्रेरणा निर्माण करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य यानी देखना, श्रव्य यानी सुनना। तो ऐसे साधन जिसे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं? वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी करना अर्थात फोटोज निकालना, ध्वनि मुद्रण यानी जो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सुनते हो, फिल्म देखना, फिल्में तो आप सभी ने देखी होंगी, आदि कलाओं का विकास हुआ। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे छायाचित्र। छायाचित्र अर्थात फोटो खींचना। छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप साधन माने गए हैं, क्योंकि इन साधनों के द्वारा ये जो फोटोज होते हैं इन्हें देखकर हम जान पाते हैं कि इतिहास में उस समय किस तरह के नागरिक होते थे, महात्मा गांधी कैसे दिखाई देते, उनकी फोटोज हम देख सकते हैं, सुभाष चंद्र जी की फोटो हम देख सकते हैं। छायाचित्रण कला का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वास्तु अर्थात भवन, किले, महल, इनके जो चित्र होते हैं, नदी, पुल, इनके चित्र के छायाचित्रों खींचे जाने लगे। अब हम देखेंगे अगला प्रकार है ध्वनि मुद्रित यानी रिकॉर्ड्स, वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है जिसमें हम आवाज़ सुनते हैं। छायाचित्रण कला की भांति ध्वनि मुद्रण तकनीकी का विस्तार भी महत्वपूर्ण है। ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य साधन के स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि हम उसे सुन सकते हैं, सुनकर हम समझ सकते हैं कि उस समय किस तरह का भाषण दिया गया था। वर्तमान समय में नेताओं के द्वारा महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा दिए गए भाषण की ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध है।
अब हम देखेंगे फिल्में। फिल्में तो आप सभी को देखना पसंद है। आप लोगों ने कई फिल्में देखी होंगी जो राष्ट्रभक्ति, देश पर आधारित, हमारी पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं पर आधारित, समाज में हुए अलग अलग परिवर्तन पर आधारित फिल्में आपने देखी होंगी। तो अब हम देखते हैं कि फिल्मों का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। अनूठा का अर्थ है अनोखा। 20वीं शताब्दी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई। 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। किसने रखी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव? दादा साहेब फाल्के ने। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा जो गांधी जी द्वारा की गई थी, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रफीते उपलब्ध हैं। ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं इनके फिल्म रिकॉर्डिंग कर कर रखी गई है, जिसे देखकर हम जान सकते हैं कि उस समय देश के प्रति किस तरह से लोग अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। तो बच्चों, हमारा यह पाठ इतिहास के साधन पूर्ण हुआ। अब हम इसमें मैं आपको कुछ स्वाध्याय के लिए प्रश्न दे देती हूँ। पहला दिया है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र सामाजिक पुनर्जागरण के रूप में एक भी कार्य कर रहे थे। दूसरा, आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने हेतु चित्रफीते अर्थात फिल्में अत्यंत विश्वसनीय साधन माने जाती हैं। इनके आप प्रश्न उत्तर लिखिए और यहाँ पर आपका पहला पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।